हेलो स्टूडेंट्स। नीट एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन में हम लोग आ गए थे अपने अगले चैप्टर में। और अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारा ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे डाइवर्सिटी, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज़म्स या बोला जाए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए या हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में या यूज़फुल सर्विसेज को कंडक्ट करने में कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस चैप्टर में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का केवल हार्मफुल जो है उनका जो साइड है वो देखा है। जब हम देखते हैं कि डिजीज़ेस के फॉर्म में कैसे ये डिजीज़ेस के केस में कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म अलग अलग डिज़ीज़ कॉज करते हैं और इन डिजीज़ेस को हम अलग अलग तरह के ऐसे केमिकल्स या बोला जाए ड्रग्स से हम डील करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके हम कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं और हम इनका यूज़ अपनी किन सर्विसेज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, हम बात करेंगे फंजाई की और हम बात करेंगे वायरसेस की। जी हाँ, वायरसेस भी बेनिफिशियल होते हैं, इनका हम यूज़ देखेंगे। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। तो जिन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको हम अपने घर में अपने कॉमन डे लाइफ में जो है यूज़ करते हैं। दूसरा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कौन से ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं इन माइक्रोब्स को यूज़ करके, तो उन्हें भी हम इस चैप्टर के एक टॉपिक में देखेंगे। माइक्रोब्स का यूज़ हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी करते हैं, तो सीवेज प्रोडक्शन में हम किन माइक्रोब्स को यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, सो बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और एक बायो कंट्रोल एजेंट कैसे हम इनको दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स या दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को रोकने में यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, तो उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। एंड हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इनको आप साथ ही साथ अपने नोट्स में लिखते चलें, क्योंकि हम नोट्स में जैसे लिखते चलेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम साथ में नहीं आती जाएगी। तो इस वीडियो को, जो अपना ट्यूटोरियल वीडियो होता है बच्चों, उनको पढ़ने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप वीडियो के साथ साथ ही नोट्स बनाते चलें। वीडियो को प्रॉपरली पॉज करते रहें, जहाँ भी आपको लगे 1 से 2 मिनट पे ही पॉज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पॉज करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना कंटेंट डेवलप कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और वही नोट्स आपको आगे रिवाइज़ करने में हेल्प करेंगे, वही नोट्स आपको आगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में और सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कि घरेलू घर में कॉमन डे लाइफ में हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म से घर में अलग अलग प्रोडक्ट
ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं और कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे पहला जो माइक्रोब आता है वो है लैक्टोबैसिलस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है माइक्रोब में से एक है, और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बैसिलाई बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसे बैसिलस कहा जाता है। इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं या एलएबी भी कहा जाता है। ये नाम याद रखने हैं, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और लैक्टिक एसिड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कर्ड। जो दही हम खाते हैं, तो दही का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लैक्टिक एसिड, और ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। यानी मिल्क में जो कंटेंट प्रेजेंट है उनसे लैक्टिक एसिड बनाने में काम करता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ये एसिडिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। नोट कर लीजिएगा, इट परफॉर्म एसिडिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस या LAB। नोट कर लीजिएगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड विच कंटेन LAB प्लस फ्रेश मिल्क कन्वर्ट्स टू कर्ड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज विटामिन B12। ये समझिए कि हम दही कैसे जमाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेश मिल्क लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कंटेंट हम जो है कल्चर मिलाते हैं। कल्चर मतलब जो हमने पहले से दही जमा के रखी हुई है उसका थोड़ा सा पार्ट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, पहले से बनाया हुआ कर्ड जिसमें LAB बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, उसको फ्रेश मिल्क में मिलाते हैं, एंड विद इन फ्यू आवर्स, 5 to 6 आवर्स में ही हमारा जो फ्रेश मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कर्ड में। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी कर्ड में हमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कर्ड है इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। और विटामिन B12 क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखना, विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर RBC प्रोडक्शन इन बॉडी। तो दही बॉडी में RBC प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और विटामिन B12 ज़रूरी है RBC प्रोडक्शन के लिए। ये प्रोसेस याद रखना। और कमेंट में अगर आप लिखेंगे, मुझे एक बात बताएंगे कि विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिज़ीज़ होती है, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसमें कौन सी डिज़ीज़ होती है। हालांकि इस डिज़ीज़ को हम डाइजेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने डाइजेशन पढ़ा हुआ है या अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि कौन सी डिज़ीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टमक में जब ये लैक्टोबैसिलस जाता है, और लैक्टोबैसिलस हेल्प्स टू चेक पैथोजन यानी जो हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे स्टमक में बनते हैं हम या स्टमक तक पहुंचते हैं, उन हार्मफुल माइक्रोब्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, और इसीलिए बोला गया है कि इट चेक पैथोजन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम हैवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, तो जब भी हम हैवी एंटीबायोटिक्स लेते हैं और कंटिन्यूस 2 to 3 डेज़ के लिए लेते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइन के जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा और फौना है, उन्हीं को कहा जाता है बेनिफिशियल माइक्रोब्स को ही फ्लोरा और फौना ऑफ बॉडी या फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो जब भी हम सीवियर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारा जो फ्लोरा और फौना है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, वो माइक्रोब्स जो है वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, नैरो स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूँ। नैरो स्पेक्ट्रम एक खास तरह के माइक्रोब्स पर ही काम करता है, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसके रेंज में जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब हो या हार्मफुल माइक्रोब हो सभी पर काम करता है। तो जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हमारा जो है कल्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा फ्लोरा फौना जो है वो इंटेस्टाइन का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स तो चल रही है आपकी, और साथ में वो कुछ ऐसे कल्चर
जो है टैबलेट्स भी देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह की टैबलेट्स देते हैं, जो हम लेते हैं, जो हमारा कल्चर मेंटेन करता है, जो हमारे फ्लोरा फौना को मेंटेन करता है। तो LAB जो है ये फ्लोरा और फौना का भी एक पार्ट है, हमारे इंटेस्टाइन के यूज़फुल बैक्टीरिया का भी एक पार्ट है। और ऐसे में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप दही खाओ, क्योंकि जब हम दही खाएंगे, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, वो इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और वहाँ पे वो इंटेस्टाइनल कल्चर को मेंटेन करेगा। और यहीं पर हम यूज़ करते हैं किसका, प्रोबायोटिक्स का। ठीक है, प्रोबायोटिक्स ऐसे जो है फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और मैं किसी ऐसे ट्रेड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बड़ा फेमस जो है प्रोडक्ट आता है याकुल्ट। याकुल्ट आपने सुना होगा। याकुल्ट एक प्रोबायोटिक्स है, छोटे छोटे उसके पैकेट्स बोला जाए, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं जिनको लेते हैं, और उनमें कल्चर यही बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज़फुल होते हैं इंटेस्टाइन के लिए। तो उनको हम लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन का जो कल्चर है, इंटेस्टाइन का फ्लोरा और फौना है, वो मेंटेन होता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन बहुत इफ़ेक्टिवली होता है, और वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन पर ही एक और पॉइंट आता है कि हम जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, तो हमें खमीर बनाना पड़ता है, हमें फर्मेंटेशन कराना पड़ता है। हमें डो में जो डो होता है, जो आटा होता है, गूथा हुआ आटा, उसमें हम इन्हीं ईस्ट को और ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाते हैं जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और उस डो को फ्लफ़ी बनाते हैं। और वो फ्लफ़ी डो यूज़ होता है डोसा बनाने में, इडली बनाने में, ढोकला बनाने में। ठीक है, तो ऐसे कई जगह पर हम घर में भी यूज़ करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ये कहलाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, CO2 प्रोडक्शन करते हैं, जिससे जो डो है दैट बिकम्स फ्लफ़ी एंड द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है उस डो में, उस आटे में, फर्मेंटेशन, उस गूथे हुए आटे में जो फर्मेंटेशन से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वही उसे फ्लफ़ी बनाता है और वही हमारे फूड को भी फ्लफ़ी बनाता है, जिसको हम अपने घर में कॉमन डेज में हम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट की हम बात करें तो बेकर्स ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकर्स ईस्ट कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इससे 2-3 चीज़ें इससे रिलेटेड हैं और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बेकर्स ईस्ट जिसे हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ये एक ईस्ट है और नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, भूलिएगा मत। बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटेड डो। इसका जो है यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में बाय फर्मेंटेड डो, तो इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। और इसी का यूज़ करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन में, जब फर्मेंटेशन करते हैं वहाँ भी इसी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर इसे उसका रोल हो जाता है अल्कोहल बनाने का, और अल्कोहल बनाने में जब इसको यूज़ करते हैं तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम अल्कोहल बनाने में इसे यूज़ करते हैं तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है, और जब भी ब्रेड बनाने में या बेकरी प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ करते हैं तो इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। ऐसे ही ये थर्ड डायग्राम आप देख रहे हैं जो मेरे ऊपर, ये डायग्राम आप में दिख रहा है कि इसमें एक पाम ट्री है और पाम ट्री के साथ एक कंटेनर लगा हुआ है, एक मिट्टी का कंटेनर, घड़े जैसा एक कंटेनर है, और पाम ट्री से एक सब्सटेंस, एक उसका फ्लूइड निकलता है जिसे हम टॉडी बोलते हैं और हिंदी में ताड़ी बोलते हैं। तो टॉडी जो है ये भी सैप होता है फ्रॉम पाम ट्री से जो सैप निकलता है, उसी सैप को कलेक्ट करके उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है, उसके फर्मेंटेशन से टॉडी बनता है। ठीक है, ये भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है कंपैरेटिवली टू अल्कोहल। अल्कोहल के जैसा ही इसमें भी माइक्रोब्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, माइक्रोब्स का बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें काम होता है इन टॉडी ड्रिंक को बनाने में। तीसरा जो है, एक माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। और अलग अलग जगहों पर हम फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट्स का भी यूज़ करते हैं
फर्मेंटेशन कराते हैं उनसे फूड प्रोडक्ट बनाने में, तो उसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे डिलीशियस फूड प्रोडक्ट में हम बात करते हैं चीज़ की। ठीक है, तो आपने सुना होगा चीज़, कुछ लोगों ने पनीर भी सुना होगा, पनीर भी जानते होंगे, चीज़ भी जानते हैं। दोनों कंपैरेटिवली अलग अलग जो है प्रोडक्ट है। पनीर को कॉटेज चीज़ कहा जाता है, ठीक है, और जो हम कॉमन चीज़ बोलते हैं तो उसमें दो बड़े अहम टाइप के चीज़ आते हैं। एक आता है स्विस चीज़ और एक आता है रॉकफोर्ट चीज़। ठीक है, नोट कर लेना ये सारी बातें, स्विस चीज़ और रॉकफोर्ट चीज़। और ये दोनों चीज़ बनाने में भी हम माइक्रोब्स का ही यूज़ करते हैं। तो कौन से माइक्रोब्स यूज़ करते हैं देख रहे हैं, टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़। एग्जाम्पल स्विस चीज़ जिसमें बड़े होल्स पाए जाते हैं। वो टॉम एंड जेरी का आपने कार्टून देखा होगा, टॉम एंड जेरी में जेरी जो बड़े चीज़ ब्लॉक के अंदर वो छुप जाता था, तो उसमें बड़े बड़े होल्स दिखते थे हमें चीज़ के अंदर। तो वो बड़े बड़े होल्स जो है वो CO2 के होल्स होते थे, और वो CO2 के होल्स बनते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ चीज़ में। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ होता है स्विस चीज़, और उसमें लार्ज होल्स पाए जाते हैं आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाई प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी जो कि एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है बेस्ट क्वालिटी चीज़ बनाने में। ठीक है, इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है बेस्ट क्वालिटी चीज़ बनाने में, और सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ कौन सा है, स्विस चीज़। और क्यों वो बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि उसमें CO2, ठीक है, CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लार्ज होल्स होते हैं जिससे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो स्विस चीज़ जो बनता है प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी से, ये याद रखना। दूसरा है रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ भी एक चीज़ है, इट इज़ राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगस। उसकी राइपनिंग होती है, उसको मैच्योर किया जाता है। कैसे मैच्योर किया जाता है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फंगस को ग्रो करा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉकफोर्ट चीज़ की राइपनिंग में फंगस यूज़ होता है, और वो फंगस उस चीज़ में एक पर्टिकुलर फ्लेवर ऐड करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्विस चीज़ का डायग्राम, और स्विस चीज़ में ये लार्ज होल्स जो हमें दिख रहे हैं, ये CO2 प्रोडक्शन की वजह से लार्ज होल्स हैं। और साथ ही जो दूसरा डायग्राम है जिसमें हमें ब्लैक ये स्पॉट्स जो दिख रहे हैं, ये वो फंगस हैं जिसकी वजह से रॉकफोर्ट चीज़ में एक ख़ास तरह का फ्लेवर आता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम माइक्रोब्स की बात करें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स की बात करें कि हम इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट आ जाता है कि माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में, यानी समझिएगा जो प्रोडक्ट हम घर में छोटे लेवल पे बनाते हैं, अगर हमें उसी प्रोडक्ट का कॉमर्शियलाइजेशन करना पड़े, उसी प्रोडक्ट को हमें मार्केट में बहुत लोगों को प्रोवाइड कराना पड़े, तो हमें उसका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे करना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हम घर में परफॉर्म कर रहे थे, अब उन्हीं प्रोसेसेस को हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बड़ी हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर में यूज़ होने वाली मशीनरी और घर में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमें बड़ी मशीनरी और बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज़ में अगर इंडस्ट्रियल यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्मेंटर्स की। फर्मेंटर्स क्या होते हैं, जब भी हमें कोई बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बनाना हो, 100 लीटर या 1000 लीटर तक का कोई प्रोडक्ट बनाना हो, तो हम बड़े कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, और उसी कंटेनर्स में हम अपना जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराते हैं, अपना कल्चर मिलाते हैं, माइक्रोब को मिलाते हैं। वो माइक्रोब उस कल्चर को, उस न्यूट्रिएंट को जो है यूज़ करता है, और यूज़ करता है तो वो ग्रो करता है, फिर उससे एक खास तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो उन कंटेनर्स को फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर्स कहा जाता है। नोट कर लेना, फर्मेंटर्स क्योंकि उनमें फर्मेंटेशन होता है, और बायोरिएक्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस रन कर रहा है बाय प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस रन कर रहा है, और उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से उन्हें बायोरिएक्टर कहा जाता है। याद रखना, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, 100 लीटर से लेके 1000 लीटर
या उससे भी बड़े हो सकते हैं। फर्मेंटर्स क्या है भाई? वेरी लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ब्रिवरेजेस, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। यानी बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जब हमें प्रोडक्ट को बनाना हो तो हम इन फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस ब्रिवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, या इसके अलावा और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हम किस पे बनाते हैं? इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं। और क्या इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बनाते हैं? तो हम बात करते हैं फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस की। तो फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस की यहाँ पर बात आ गई। हम यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये ईस्ट का डायग्राम है, ईस्ट का डायग्राम है, और उसके नीचे ये ईस्ट यूज़ होता है अल्कोहल बनाने में। ये एक अल्कोहल का कंटेनर और उसके अंदर अल्कोहल रखा हुआ है। तो फर्मेंटेड ब्रिवरेजेस यानी फर्मेंटेशन से बनाए हुए जो है ड्रिंकिंग, जो ऐसे प्रोडक्ट हैं, ड्रिंकेबल प्रोडक्ट हैं, उन्हें ब्रिवरेजेस कहा जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिक का यहाँ भी यूज़ होता है और इसीलिए इसे ब्रिवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं, ब्रिवर्स ईस्ट किसे कहते हैं, और दोनों किसे कहते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी को। तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी ब्रिवर्स ईस्ट इज यूज्ड टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड सीरियल्स यानी माल्ट ऐसे सीरियल्स होते हैं जिनको माल्टिंग से अल्कोहल बनाया जाता है, एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। और फ्रूट जूसेस का भी यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने में। और यहाँ पर कुछ अल्कोहल के जो है टाइप्स दिए हुए हैं और उनको कैसे बनाते हैं। आपने केमिस्ट्री में डिस्टिलेशन का प्रोसेस सुना होगा। तो जिस अल्कोहल प्रोडक्ट को डिस्टिलेशन से बनाते हैं, और कुछ ऐसे अल्कोहल प्रोडक्ट हैं जिन्हें विदाउट डिस्टिलेशन के बनाते हैं। तो वाइन और बियर ये दो ऐसे अल्कोहल प्रोडक्ट हैं जो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, और विस्की, ब्रांडी और रम ये तीन ऐसे अल्कोहल प्रोडक्ट हैं जिनको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका प्रोडक्शन डिस्टिलेशन से होता है और किसका प्रोडक्शन बिना डिस्टिलेशन से होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इन माइक्रोब से प्रोड्यूस कराते हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कुछ माइक्रोब्स को किल करते हैं और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते, मतलब समझिएगा, यानी एक ऐसा माइक्रोब जो अपने ही किसी जैसे दूसरे माइक्रोब को या तो मार दे या उसकी ग्रोथ को रेजिस्ट करे। तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ये हार्म कर रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल था। तो जब भी ऐसा होता है कि हम एक माइक्रोब का यूज़ किसी दूसरे हार्मफुल माइक्रोब को किल करने के लिए करते हैं, तो यानी यहाँ पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। और ऐसा ही कुछ यूज़ होता है किसमें? एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स में एक कोई यूज़फुल बैक्टीरिया जो एक खास तरह का सब्सटेंस सिक्रेट करता है और एक खास तरह का सब्सटेंस किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज टू ट्रीट बहुत हार्मफुल डिजीजेस, बहुत ही लीथल डिजीज, बहुत ही खतरनाक डिजीजेस को ट्रीट करने में और उनको क्योर करने में इसका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सी डिजीजेज हैं। अगर मैं केवल एंटीबायोटिक्स के बिना इस दुनिया की बात करूं, आप सोच भी नहीं सकते कि एंटीबायोटिक्स के बिना ये दुनिया किस हाल में होगी। लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तभी एंटीबायोटिक्स की खोज हुई थी, और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो होते थे वॉर और सिविल वॉर वगैरह जो होते थे, उससे पहले जो वॉर होते थे उसमें लाखों करोड़ों लोग केवल एक छोटे से इन्फेक्शन से मर जाते थे, और ज़रा सा भी अगर खरोच लग गई, ज़रा सा भी चोट लग गई तो जान पे बनाती थी और बचना मुश्किल हो जाता था। तो एंटीबायोटिक्स को अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में बताऊं तो इसको 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज में मानूंगा, क्योंकि इसने न सिर्फ
लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, बल्कि एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एंटीबायोटिक्स ने। तो पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, और फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इस पहली एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व दैट अ मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम growing on unwashed culture plate around which streptococci could not grow and he extracted penicillin from it। यानी ये एक्सीडेंटली इसकी खोज हुई थी, इसकी खोज कर नहीं रहे थे वो, कुछ अपना रिएक्शन, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया कि एक ख़ास तरह का मोल्ड यानी एक ख़ास तरह का फंगस, और उस ख़ास तरह के फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसका ये डायग्राम आप देख रहे हैं। और इस खास तरह का मोल्ड, इस खास तरह के फंगस को लेकर ये काम कर रहे थे। इन्होंने पाया कि एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है, एक कल्चर प्लेट है जिसको वॉश नहीं किया गया, वैसे ही पड़ी है इनके लैब में। उसके आसपास स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, बाकी हर जगह ग्रो कर रहे हैं, केवल वहाँ पर जहाँ वो मोल्ड उस कल्चर प्लेट में, उस अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में वो मोल्ड प्रेजेंट है, केवल वहाँ पर जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि यानी इस कल्चर प्लेट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि उसमें पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस है जो एक खास केमिकल पेनिसिलिन सिक्रीट करता है, और उसी पेनिसिलिन की वजह से वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा है, और यहाँ से एंटीबायोसिस या बोला जाए एंटीबायोटिक्स की खोज हुई। लेकिन ये अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था। ये अर्नस्टेड, हार्वर्ड फ्लोरी और फ्लेमिंग, इन तीनों ने ही अपना अपना काम किया था। तो अर्नस्टेड, हार्वर्ड फ्लोरी एस्टैब्लिश इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। तो जनरल फेमस तो हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही बोलते हैं, लेकिन केवल अकेले इन्होंने ही काम नहीं किया था। फ्लोरे और चेन, इन तीनों ने एंटीबायोटिक्स के फुल पोटेंशियल पर वर्क किया, और इसलिए 1945 में इन तीनों को ही जो है कंबाइंड फॉर्म में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। सो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वेर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो एंटीबायोटिक्स के बिना अगर हम इस दुनिया की कल्पना करें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इंसानों को, और ना केवल इंसानों को, ह्यूमन वेलफेयर यानी जो भी हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे वेलफेयर से, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रीज़ में हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं कई तरह के बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, कई एक तरह के ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स को बनाने के लिए, और इन एंजाइम्स का हम अपने लाइफ में बहुत सारा यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है। तो कई ऐसे केमिकल एंजाइम और दूसरे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इनका प्रोडक्शन कराते हैं। तो किसका कराते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का। तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रोब हैं जो कुछ खास तरह का ऑर्गेनिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, इसका प्रोडक्शन, इसका यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रियल लेवल पे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हम एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है, उस फंगस को यूज़ करके कराते हैं। दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है और इसका यूज़ हम करते हैं एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, एसिटिक एसिड को बनाने के लिए। थर्ड आता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया ब्यूटरिक एसिड, इंडस्ट्रियल लेवल पे ब्यूटरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा मोस्ट फेवरेट लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल लेवल पे लैक्टिक एसिड बनाने के लिए करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, NCERT के ही एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स के ही एग्ज़ाम में आने की चांसेस रहती हैं। यहाँ पर ये डायग्राम एस्परजिलस नाइगर को डिनोट करता हुआ उसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं तो एसिटोबैक्टर एसिटाई का ये डायग्राम और लैक्टोबैसिलस कैसा दिखता है ये हम पहले देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आगे बढ़ें तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है अल्कोहल का। और अल्कोहल हमने पढ़ा है, हमने घर में बात करी थी अल्कोहल के हाउस होल्ड प्रोडक्शन पे। तो हाउस होल्ड प्रोडक्शन हर जगह नहीं होता, अलाउ नहीं है, सरकार जो है जेल में डाल देगी, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिला घर में लगे अल्कोहल बनाने, ठीक है। इट इज़ एन ऑफेंसिव क्राइम, करना मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ लेना कि ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया अब तो अल्कोहल हम बनाएंगे, है ना। तो ऐसा करना मत, बहुत लंबी चौड़ी जेल होती है, पुलिस उठा ले जाएगी भाई। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्राइब्स को परमिशन दी जाती है पर्टिकुलर अमाउंट में अल्कोहल बनाने की, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से, कई 100 सालों से उनके कल्चर में है कि वो अल्कोहल बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। बाकी किसी को ऐसे परमिशन नहीं है, ज़रा से भी मिल गई अगर ना तो उठा ले जाएंगे, फिर जेल में डाल देंगे। फिर मुझसे मत बोलना कि आशीष सर ने बोला था, ये वैधानिक चेतावनी मैं दे रहा हूँ भाई यहाँ पर वीडियो में, ठीक है। तो ये बात सुनिएगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम बात करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन की तो ईस्ट का यूज़ किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी का यूज़ किया जाता है। जो ईस्ट है इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल, और इथेनॉल ही वो अल्कोहल है, बेसिक जो अल्कोहल का कंटेंट है इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा एंजाइम्स बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर एंजाइम को लेकर और काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है। लाइपेज एंजाइम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, उस लाइपेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट। जहाँ भी कपड़ों पर ऑयल स्टेन, तेल के दाग या फैट के दाग पड़ जाते हैं तो उन ऑयल स्टेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयल स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री में लाइपेज का यूज़ किया जाता है स्टेन्स को, बेसिकली ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए कपड़ों से। दूसरा जो है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अगर हम बात करें तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज ये यूज़ किए जाते हैं बॉटल जूस को क्लीन करने के लिए। जो जूस कंपनीज होती हैं वो जिस बॉटल में जूस को पैक करती हैं उस जूस को क्लीन करने में कोई प्रोटीन वगैरह ऐसा कुछ अंदर ना रहे तो उस वहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ किया जाता है उन बॉटल्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ये क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर मतलब ये ब्लड क्लॉट को जो है रिमूव करता है और ब्लड वेसल्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्लाक बिल्डअप बताया है, वैसे ही अगर यहाँ पर इंटरनल क्लॉट डिपॉजिट हो जाए तो ये इंटरनल क्लॉट जो है ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट जमा है उस क्लॉट को डिस्ट्रॉय करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट बस्टर। एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, और इसके रिमूव करने से हम उन पेशेंट को बचा सकते हैं जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक जैसी या हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि अगर ये मान लीजिए ब्लड वेसल, हार्ट की ब्लड वेसल है और वो हार्ट की ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो उस हार्ट की ब्लड वेसल के ब्लॉक होने से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उस पेशेंट की, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसी में आगे बढ़ते हैं
तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल का, साइक्लोस्पोरिन ए। और नाम नोट कर लेना इसका, साइक्लोस्पोरिन ए। इसको प्रोड्यूस करता है एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ये साइक्लोस्पोरिन ए जो सब्सटेंस है ये बनाया जाता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? यूज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। समझना इसको, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो सपोज करिए किसी एक पर्सन का ऑर्गन निकाल कर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में जो है डाल दिए, तो जिसने डोनेट किया उसको तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, लेकिन जिसने रिसीव किया है उसकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का एंटीबॉडी जो है अलग होंगी, जो ऑर्गन आया है उसकी एंटीबॉडीज़ अलग होंगी, तो वहाँ पर रिएक्शन हो सकता है। तो इम्यूनो रिएक्शन ना हो उसके लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि धीरे धीरे बॉडी जो है अडॉप्ट हो जाए उस नए ऑर्गन के लिए। तो उस इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है। और इसके यूज़ के बाद हम देखते हैं कि अडेप्टेबिलिटी, ऑर्गन को लेकर अडेप्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी जो रिसीवर होता है उसकी बढ़ जाती है। जिसने ऑर्गन को रिसीव किया, ये उसके केस में बात हो रही है, डोनर के केस में बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बनाते हैं। मोनेस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है, मोनेस्कस परप्यूरियस। उस मोनेस्कस परप्यूरियस ईस्ट से हम स्टैटिन्स को ऑब्टेन करते हैं। ये वो ईस्ट है जो स्टैटिन्स को बनाता है। इट इज़ यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इसका यूज़ किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल के लोअरिंग एजेंट के फॉर्म में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पर क्लॉट, लास्ट पार्ट स्लाइड पे देखा था, जहाँ पर क्लॉट ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, वहीं ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल भी उनको ब्लॉक कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। उससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल्स या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही तो उस प्रॉब्लम को कम करने का काम करता है। स्टैटिन्स यूज़ होता है, प्रोड्यूस्ड बाय मोनेस्कस परप्यूरियस, जो कि एक ईस्ट है। इस पे एक और पॉइंट आता है कि हमने कई बार सुना है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। हमने कई बार सुना है कि पानी में एक जो है तेल के टैंकर, ऑयल टैंकर जाते हैं, और कई बार वो ऑयल टैंकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, और उस एक्सीडेंट की वजह से उनमें जो ऑयल है वो सी वाटर में एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, ठीक है। तो जिसे ऑयल स्पिलेज कहा जाता है। और ऑयल स्पिलेज की अगर हम बात करें तो माइक्रोब्स का यूज़ करके ऑयल स्पिलेज को भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सूडोमोनास पुटिडा, नाम नोट कर लेना, सूडोमोनास पुटिडा, ये वो माइक्रोब है जिसका यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिलेज के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ऑयल स्पिलेज ट्रीटमेंट इन सी वाटर, जो भी ऑयल टैंकर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में चलते हैं, माइक्रोब्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सीवेज क्या होता है और सीवेज को हम डिस्कस कैसे करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ले जाएं, क्योंकि ये वीडियो हमारा एक लिमिट रहता है टाइम का, क्योंकि तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और दूसरे जो इनसे